नमस्कार हैं आप सभी को और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हिस्ट्री में पाठ पढ़ रहे हैं 10। पाठ का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। चूँकि हम उत्तरी अमेरिका की परिस्थिति को समझ रहे हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से मूल निवासियों का विस्थापन हुआ और मूल निवासियों के द्वारा क्या क्या मांगे रखी गई और बदलाव की लहर है वो महसूस होने लगी। यानी मूल निवासी अब अपने अधिकारों के लिए थोड़े से सावचेत हो गए या कह सकते हैं सचेत हो गए। और इसके चलते इन गोरे लोगों ने, जो यूरोप के लोग थे और जहां अमेरिका में जो जाकर बस गए थे, उन लोगों ने भी इस बदलाव की लहर को अनुभव किया। तो ये बदलाव की लहर क्या थी, ये हम समझने की कोशिश है वो इस अध्ययन बिंदु के माध्यम से करेंगे। तो हम आते हैं अध्ययन बिंदु के ऊपर, बदलाव की लहर। इससे पूर्व हमने पढ़ा था संवैधानिक अधिकार, और संवैधानिक अधिकारों की मांग है वो की थी, लेकिन इस मांग के फलस्वरूप या कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार तो मिले थे अमेरिकन लोगों को, लेकिन ये अधिकार सिर्फ गोरे लोगों के लिए थे और मूल नागरिक या मूल निवासी थे उनको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिले थे। और इसी के चलते मूल नागरिकों ने, मूल निवासियों ने जो है यूरोपीय लोगों के खिलाफ है लोकतांत्रिक आंदोलन किए या उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन के बीज है वो बोए थे। तो इसके दौरान अब आती है बदलाव की लहर। देखिए समय है 1920, दशक यानी 10 साल का समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी बेहतर होना शुरू नहीं हुआ था। यानी कि जो मूल निवासी जो अमेरिका के अंतर्गत रह रहे थे उनके लिए यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। इन ब्रिटिश लोगों ने, इन यूरोपीय लोगों ने, इन लोगों ने यहाँ की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी। यहाँ पर वो शासक, जमींदार, पूंजीपति बनकर यहाँ बैठ गए थे, लेकिन यहाँ पे मूल निवासियों को इन सब के आने से विडंबनाओं का सामना करना पड़ा। इनका जीवन है पूरी तरह से, मूल निवासियों का जीवन है इन गोरे लोगों के आने से प्रभावित हो गया। ठीक है, और ऐसे में इन्होंने मूल निवासियों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने मूल निवासियों के हितों का ध्यान नहीं रखा, बल्कि अपने स्वार्थ इनके ऊपर इतने हावी हो रखे थे कि इन्होंने मूल निवासियों के लिए जो है लोकतांत्रिक अधिकारों की भी इन्होंने अधिकारों की तरफ भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में जो मूल निवासी थे, चाहे वो कनाडा में रह रहे थे, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों है? क्योंकि जॉइंट ये एक ऐसा देश बन गया था संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पोलैंडवासी, पुर्तगाली, स्पेनिश, तो जितने भी यूरोप के लोग थे उन्होंने अमेरिका के अपने अपने स्थान जो भी थे, जिन्होंने चाहे तो वो जीत कर लिए, चाहे वो हड़प कर लिए, किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने अपने स्थानों को सुरक्षित कर लिया था और फिर वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का रहन सहन उन्होंने अपने अनुकूल बना लिया था। तो वो क्षेत्र अंततः इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए इन लोगों ने आपसी समझौतों के माध्यम से इसका नाम है संयुक्त कर दिया। संयुक्त यानी सबका मिला जुला अमेरिका। ठीक है, तो सबका मिला जुला अमेरिका हुआ, तब जाके इसका नाम है, इसके कानून बने, इसकी व्यवस्थाएं बनी और फिर इसका नाम रखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें सभी का संयुक्त रूप से अमेरिका के ऊपर अधिकार है, अमेरिका के ऊपर हक है। लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को इस सब का फायदा नहीं मिला, बल्कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे मूल निवासी और कनाडा के मूल निवासियों के लिए कुछ भी अच्छा होना, बेहतर होना शुरू नहीं हुआ। कहने को तो संवैधानिक अधिकार बन रहे थे, कानून बन रहे थे, लेकिन उन कानूनों का कोई फायदा मूल निवासियों को नहीं हो रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त जनता को प्रभावित करने वाली बड़ी आर्थिक मंदी से कुछ साल पहले 1928 में समाज वैज्ञानिक लेवाइस मेरियम के निर्देशन में संपन्न हुआ एक सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ। देखिए, अब यहाँ पे नाम आ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करने वाली आर्थिक मंदी। पहले हम आर्थिक मंदी को जान लें कि आर्थिक मंदी क्या है। देखिए, आर्थिक मंदी जो कि अमेरिका में 1930 का समय है, जिसने इस आर्थिक मंदी ने संपूर्ण विश्व को अपने चपेट में ले लिया था। ये 1930 की आर्थिक मंदी जो कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर गई थी, महामंदी का दौर था ये। और ये क्या हुआ कि इस दौरान सबसे पहले तो हम जानते कि आर्थिक मंदी क्या होती है। मंदी यानी जैसे धीमापन का दौर, तो मंदी क्या होती है? तो मंदी होती है, देखिए, मंदी एक वो अवस्था होती है जिसमें उत्पादित जो माल होता है, उस माल को खरीदने की क्षमता है वो लोगों की समाप्त हो जाती है।
और जो माल जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में जो उत्पादित हो गया है वो माल दुकानों में एज इट इज़ पड़ा रह जाता है या दुकानों पर बिकता नहीं है, क्योंकि लोगों के पास खरीदने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि खरीदने की क्षमता नहीं रहती, डिमांड खत्म हो जाती है। और जब डिमांड खत्म हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वो बंद हो जाएंगे, और जब बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अर्थात माल इतना ज़्यादा उत्पादित हो जाएगा कि लोगों में उस माल की या उस जो वस्तुएं जो बनी हुई है फैक्ट्रियों के अंदर या कारखानों के अंदर, उन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। और फिर उत्पादित माल जब अनगिनत मात्रा में, असंख्य मात्रा में पड़ा रहेगा तो फिर उसे अन्य अधिक उत्पादन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही अमेरिका के हालात भी कुछ ऐसे ही हो गए थे कि लोगों ने जो है उत्पादित माल को खरीदना उनके लिए ज़रूरी नहीं था, और इसके चलते बेरोज़गारी है वो अमेरिका के अंदर आ गई थी। तो हम जानते हैं 1930 की आर्थिक मंदी जिसने अमेरिका को किस प्रकार से चपेट में लिया था। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी अमेरिका से हुई थी, आर्थिक मंदी की शुरुआत है वो अमेरिका से हुई और इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और इसकी वास्तविक जो शुरुआत है वो 1923 से हुई थी। इस 1923 में अमेरिका का शेयर बाजार या शेयर मार्केट जिसे हम कह सकते हैं, शेयर बाजार है वो गिरना शुरू हो गया और 1929 तक आते आते अमेरिका के शेयर बाजार में अस्थिरता के संकेत है वो पूरी तरह से मिलने लग गए। यानी शेयर बाजार में इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई, या कह सकते हैं गिरावट आने से अमेरिका में 1929 तक आते आते अस्थिरता का दौर है वो पूरी तरह से शुरू हो गया। और इसमें एक ही दिन में अमेरिका को जो है 5 अरब डॉलर का नुकसान है वो भोगना पड़ा। और 1929 जो है 24 अक्टूबर 1929 का समय है, अक्टूबर 1929 में इस आर्थिक मंदी का इतना खराब पहलू नजर आया कि इसी 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार में करीबन 14 अरब डॉलर 14 अरब डॉलर का नुकसान है वो अमेरिका को भोगना पड़ा। और यहाँ पर हालत ऐसी हो गई कि अमेरिका के 5700 बैंक है वो दिवालिया हो गए, यानी कि पूरी तरह से बैंक है वो कर्ज में डूब गए। उनके पास जनता को देने के लिए पैसा नहीं था, कंपनियों को देने के लिए ऋण नहीं था, पैसा नहीं था। तो 5700 बैंक जो है अमेरिका के दिवालिया हो गए। लोगों में जो है भूखमरी, रोजी रोटी के लिए जो है पूरी तरह से जो है कह सकते हैं वातावरण है वो उत्पन्न हो गया, परेशानी वाला, मुसीबतों वाला। और इसी अमेरिकी आर्थिक मंदी ने संपूर्ण विश्व को 1930 में आर्थिक चपेट में ले लिया। आर्थिक महामंदी का दौर है ये माना जाता है। तो यही आर्थिक मंदी का समय है जिसमें हम जान रहे हैं कि इस आर्थिक मंदी के दौर से पूर्व का समय है, जिसमें समयकाल यानी आर्थिक मंदी का दौर तो शुरू हो गया है, लेकिन इससे पूर्व जो 1930 में इसने पूरे संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है, तो 1928 का समय है जिसमें समाज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेवाइस मैरियम। इन्होंने एक अनुसंधान किया, एक शोध किया, एक सर्वेक्षण किया। और ये सर्वेक्षण किसके ऊपर था? मूल निवासियों के ऊपर। और उन्होंने जाना कि रिजर्वेशन में जो रह रहे थे, रिजर्वेशन यानी आरक्षित जगह जो मूल निवासियों के लिए इन गोरे लोगों ने, इन अमेरिकी जो नवीन नागरिक थे, उन्होंने उनके लिए जो व्यवस्थित कर रखी थी रिजर्वेशन में जो मूल निवासी रह रहे थे, उन्होंने अपनी सर्वेक्षण का नाम दिया है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। दी प्रॉब्लम ऑफ इंडियन, यहाँ पे इंडियन से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये इंडियन जो शब्द है वो रेड इंडियंस के लिए कहा गया, रेड इंडियंस जो कि अमेरिकन है, ठीक है। और रेड इंडियंस क्यों कहा गया? क्योंकि कोलंबस ने जो है इंडिया की खोज करने के लिए कोलंबस निकला था, क्रिस्टोफर कोलंबस। और चूंकि वो अटलांटिक में रास्तों का पता नहीं होने के कारण वो जो है अमेरिका की तरफ चला गया था, अमेरिकी महाद्वीप की तरफ चला गया। और यहाँ पर कोलंबस ने यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी थे उनको इंडियन समझा था, और उनके रंग रूप के आधार पे, जो कि उनका रंग जो था गेहुआ रंग था, उसके आधार पे कोलंबस ने उनका नाम है जो है रेड इंडियंस दे दिया। और ये कोलंबस ने
भ्रांति के आधार पे किया था। वो इंडिया आने की भूल समझ बैठा था, उसे लगा कि वो इंडिया आ गया है। तो इसके चलते बाद में इनकी पहचान है वो इंडियंस होगी और ख़ास तौर से मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना गया। ठीक है, तो रेड इंडियंस के नाम से जाना गया। तो यही यहाँ पे लेवाइस मेरियम का जो सर्वेक्षण उन्होंने प्रकाशित किया जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, की मूल निवासियों की प्रॉब्लम्स। अब मूल निवासियों की प्रॉब्लम क्या थी? उनकी प्रॉब्लम थी स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की दरिद्रता का बड़ा ही दारुण चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया था। अपने सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने मूल निवासियों की समस्याओं को समझा और मूल निवासी कितनी कठिनाइयों से भरा जीवन जी रहे थे। उनका जीवन दारुणता, दरिद्रता से भरा हुआ था और मूलभूत शिक्षाओं से भी वंचित था। उनके यहाँ पे स्वास्थ्य या उचित संसाधन नहीं थे जिसके कारण वो अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा भी कर पाए। तो ऐसे में इस सर्वेक्षण के आधार पे उन्होंने जो है मूल निवासियों की समस्याओं को उकेरा या बाहर लाने का प्रयास है वो लेवाइस मेरियम ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि एक सामाजिक वैज्ञानिक थे या समाज वैज्ञानिक थे। गोरे अमेरिकियों के मन में उन मूल निवासियों के प्रति सहानुभूति जागी। जब लेवाइस मेरियम ने अपना जो समाज वैज्ञानिक वाला जो सर्वेक्षण है वो प्रकाशित किया और मूल निवासियों की प्रॉब्लम्स को जब दुनिया के सामने लाया या कह सकते हैं अमेरिका लोगों के सामने लाया, तो इन गोरे लोगों के मन में मूल निवासियों के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति जागी, जिन्हें अपनी संस्कृति को निभाने से भी रोका जाता था। यानी वो अपना जीवन भी अपने तरीके से नहीं जी सकते थे। वो अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार, अपना खान पान, अपना रहन सहन भी अपने अनुकूल नहीं रख सकते थे और साथ ही साथ नागरिकता के लाभों से भी उनको वंचित रखा गया था। कारण क्या था? क्योंकि ये गोरे लोग यहाँ के मूल निवासियों को जो है वो असभ्य समझते थे, इलिटरेट समझते थे, अज्ञानी समझते थे, मूर्ख समझते थे, आदिम समझते थे। आदिम यानी आदिवासी। ठीक है, तो उनकी नज़रों में वो असभ्य मानव थे और उनके अनुसार है कि ये इन्हीं दुख और दरिद्रता के लायक है, उनका जीवन इसी तरीके से होना चाहिए। और वैसे भी मूल निवासियों की ज़मीनों को उन्होंने पूरी तरह से छीन लिया था, उनको कम पैसे में खरीद लिया था। कहीं उन्होंने हड़प नीति अपनाई थी और कहीं न कहीं उनके प्रति उन्होंने अत्याचार करके उनको रिजर्वेशन की तरफ धकेल दिया था, सरहदों की तरफ धकेल दिया था, जहां न तो उनके लिए उचित सुविधाएं थी और न ही वहां पे कृषि योग्य उचित भूमि थी। तब उनके मन में थोड़ी सी सहानुभूति जागी। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया। इसके चलते एक ऐसा कानून, युगांतरकारी युग को परिवर्तन करने वाला, युग बदलने वाला, ठीक है, एक ऐसा कानून जो पनपा वहाँ पर, और ये कानून है 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, 1934 में जो है मूल निवासियों के लिए कानून बना जिसका नाम था इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार भी हासिल हुआ। कि यहाँ पे प्रथम बार मूल निवासियों के लिए कि वो मूल निवासी जो रिजर्वेशन इलाके में रहते हैं, जो आरक्षित इलाके में जो रहते हैं, वो अपनी ज़मीनों को बेच सकते हैं और वो अपनी ज़मीनों को खरीद सकते हैं और साथ में वो ऋण भी ले सकते हैं। ये अधिकार है। इस कानून के तहत इन गोरे लोगों ने इन मूल निवासियों के लिए ये कानून के तहत ये अधिकार उनको देने का प्रयास है वो किया है। फिर 1950 और 60 के दशक में 1934 में कानून बना, 34 के बाद 1950 से 60 जो है 40 से 50 और 50 से 60 के दशक में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए किए गए विशेष प्रावधानों को खत्म करने पर इस उम्मीद से विचार किया कि इससे वे मुख्य धारा में शामिल होंगे। उन्होंने कुछ प्रावधान बनाए, कुछ कानून बनाए और उसका उद्देश्य ये था कि वो इन मूल बाशिंदों को, इन मूल निवासियों को वो मुख्य धारा में शामिल करना चाहते थे। मुख्य धारा में यानी कि उनका ये मानना था कि इन कानूनों के तहत मूल निवासी है वो सुधरेंगे, क्योंकि वो उनको आदिम मानते थे, आदि मानव के समान मानते थे, असभ्य मानते थे और उनका इन कानूनों का थोड़ा सा अधिकार उनको देने का यही कि जब वो ज़मीनें बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे, ऋण ले पाएंगे तो वो एक अच्छी जीवन शैली है वो अपना पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब क्यों नहीं हुआ देखिए, क्योंकि उनके पीछे उनकी मंशा थी कि यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे, लेकिन मूल बाशिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। वैसी मूल निवासियों की ज़मीनों को उन्होंने खरीद लिया था, यूरोप वासियों ने उनको बेदखल कर दिया था अपनी ज़मीनों से।
उनको उनकी ज़मीनों को कम पैसों में उन्होंने खरीदा था, साथ में हड़प लिया था, उनको सीमांत प्रदेशों की तरफ धकेल दिया था, उनको मूल अधिकारों से वंचित किया गया, उनको भेदभाव सहन करना पड़ा। और ऐसे में ये उम्मीद करते थे कि ये मूलवासी जो यहाँ के मुख्य बाशिंदे हैं वो इन यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। तो देखा जाए तो जब इतना अत्याचारपूर्ण व्यवस्था, अगर अत्याचारीपूर्ण व्यवस्था यहाँ पे चल रही है, तो कोई भी मूल बाशिंदा है इन सभ्यता और संस्कृति को नहीं अपनाएंगे। तो वैसे भी मूल निवासियों के मन में इन यूरोपीय लोगों के प्रति कोई जो है सहानुभूति की भावना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। तो इसके पीछे यूरोपीय लोगों की ये मंशा थी कि शायद मूल निवासी है वो उनकी संस्कृति को अपना लें, लेकिन मूल निवासी ऐसा नहीं चाहते थे। 1954 में मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, मूल निवासियों ने अपने लिए एक खाका तैयार किया, और वो खाका क्या था? वो था डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, कि इंडियन राइट्स क्या है, उनके कुछ नियम क्या है, इस शर्त के साथ कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे। उन्होंने अपने हक की, अपने अधिकारों की बात की कि उनके रिजर्वेशन अब ये यूरोपीय लोग हैं दोबारा से न खरीदें, उनसे न लें, और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी नहीं की। यानी वो जैसा जीवन जी रहे हैं उनकी परंपराओं में ये गोरे यूरोपीय लोग हैं किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी न करें। यानी कि वो अपनी लोक परंपराएं, वो अपनी सभ्यता, वो अपनी संस्कृति, उन सबको नहीं खोना चाहते थे, वो उसे एज इट इज़ बनाए रखना चाहते थे। और वो ये उम्मीद करते थे कि ये गोरे लोग, ये जो अमेरिका के वर्तमान नागरिक है, वो उनकी इन परंपराओं में किसी भी प्रकार की दखल न दें। कुछ ऐसी ही चीज़ें कनाडा में भी हुई, यानी कनाडा में भी ऐसा ही हो रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी मूल निवासी अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। 1969 का समय, और सरकार ने घोषणा की कि वह आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं देगी। जब मूल निवासियों ने ये कहा कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे, और जब उन्होंने अपनी राइट्स, अपनी शर्तें यहाँ रखी, तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। लेकिन इन गोरे लोगों ने इनको तब भी असभ्य समझा और उन्होंने उनके अधिकारों को मान्यता देने से इनकार कर दिया। 1969 में उन्होंने ये कहा कि आदिवासी अधिकारों को मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी उनके राइट्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। मूल निवासियों ने सुसंगठित तरीके से इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन, वाद विवाद, और उन्होंने धरना प्रदर्शन, यानी वो अब शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार लेना चाहते थे, वाद विवादों की एक पूरी श्रृंखला आयोजित की। वो लगातार अपने लिए संघर्ष करते रहे, और 1982 में एक संवैधानिक धारा के तहत मूल निवासियों के मौजूदा आदिवासी अधिकारों और समझौता आधारित अधिकारों को स्वीकृति मिलने तक ये सवाल हल नहीं हो पाया। देखिए 1969 का समय, और यहाँ पर मूल निवासी है अपने अधिकारों के लिए आते आते संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष के चलते ये समय जो देखा जाए तो 1969, 1982, लेकिन अभी तक इन मूल निवासियों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की समझौते या किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिले थे। परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी है, यानी उनको बहुत लेट आकर उनको स्वीकृति मिली। वो सिर्फ कागजी स्वीकृति थी, समझौता आधारित स्वीकृति थी, और अंततः पूरी स्वीकृति मिलने तक का सवाल अभी भी हल नहीं हो पाया था 1982 तक। परंतु इन अधिकारों की बारीकियों के बारे में बहुत से फैसले बाकी हैं। पर अब ये बहुत साफ है कि दोनों मुल्कों के मूल निवासियों ने, दोनों मुल्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बात हो रही है, ने 18वीं सदी के मुकाबले अपनी संख्या बहुत कम हो जाने के बावजूद, यानी मूल निवासियों को सफाया किया गया, उन्हें जो है बंजर भूमि की तरफ धकेला गया। वहीं आंसू भरी राह का सफ़र हमने पढ़ा, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मूल निवासी, 1500 से ज़्यादा लोग हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और सूखे जंगलों में, क्योंकि जंगली भूमि है वो काट दी गई थी, ऐसे में उनकी दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। तो उनका जीवन है वो विडम्बनाओं और कठिनाइयों से भर जाने के बाद धीरे धीरे ये मूल निवासी है वो विलुप्त होने लग गए, और इनकी संख्या है वो बहुत कम हो गई। इसके बावजूद उन्होंने अपनी संस्कृति को निभाने के लिए अपने अधिकारों को लेकर पुरजोर दावेदारी की है। उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की मांग की, क्योंकि वो उनका हक है, वो उनका अधिकार है, और उन्होंने दावेदारी यानी कानून के तहत उन्होंने अपने अधिकारों को मांगा है। खास तौर से कनाडा में
और उन्होंने अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार की भी दावेदारी की है, यानी जो उनकी भूमियां जो छीन ली गई, चाहे वो कनाडा की भूमि हो, संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि हो, उन्होंने उन भूमियों के प्रति भी अपना हक है वो जताया है, वो अपने अधिकारों की मांग है वो कर रहे हैं। ऐसी दावेदारी 1980 के दशक में उनके पुरखे नहीं कर सकते थे कि 80 के दशक में, यानी कि मूल निवासियों के जो वंशज थे, जो पूर्वज थे उनके पास इतना जिगर नहीं था, या कह सकते हैं उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई तो की थी, लेकिन वर्तमान तक आते आते ये काफ़ी उग्र हो गए थे और इन्होंने अपने हक की बात है वो की है कि उन्होंने जो दावेदारी, चाहे वो कनाडा की भूमि हो, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि, और उन्होंने इस भूमि को अपनी पवित्र भूमि माना है, अर्थात अपने पुरखों की भूमि, अपने पूर्वजों की भूमि, जिस पर उन्होंने अपना खून पसीना लहू बहाकर, कह सकते हैं, उस भूमि को सींचने योग्य बनाया था, उस भूमि को रहने योग्य बनाया था, उस भूमि में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दिया था। वो भूमि उनके लिए पावन थी, पवित्र थी, और इसी भूमि की उन्होंने अधिकार की दावेदारी है वो की। और ये पुरखे जो आज वर्तमान में उनके साथ नहीं थे, लेकिन ऐसी दावेदारी उनके पुरखे भी नहीं कर पाए थे जितने कि वर्तमान में जो उनके वंशज है वो कर रहे थे। तो ये था बदलाव की लहर, जिसके तहत मूल निवासियों के अंदर जागृति आ रही थी और वो अपने अधिकारों की मांग है वो कर रहे थे, और ऐसे में यहाँ के गोरे लोगों को उनके कुछ कानूनों में फेरबदल है वो करना पड़ा। तो ये था बदलाव की लहर वाला हमारा पॉइंट। एक चीज़ और भी समझ लेते हैं, जो कि मूल निवासियों के प्रति इन लोगों की धारणा क्या थी। अब हमने ये वैश्विक स्तर पर बात की जा रही है, अर्थात देखिए ब्रिटिश है वो भारत की तरफ आए। ब्रिटिश ने बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और अमेरिका की अफ्रीका के मूल निवासी और उनके प्रति यूरोपीय लोगों की भावना क्या थी कि ब्रिटिश राज के अधीन जो भारतीय थे, भारतीय कौन, भारत देश के निवासी, और उनके प्रति, भारतीयों के प्रति ब्रिटिशों की क्या मानसिकता रही, ब्रिटिशों की क्या विचार रहे। तो उन्होंने, देखिए, उन्होंने भारतीयों को अपने बराबर नहीं माना, यानी अपने बराबर का दर्जा उन्हें नहीं दिया, बल्कि मनमाने ढंग से इनके ऊपर कर लगाए। जब भारत एक औपनिवेशिक देश था, औपनिवेशिक राज्य था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, तो यहाँ पे ब्रिटिशों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो यहाँ पे उनके साथ उन्होंने मनमाने ढंग से व्यवहार किया, मनमाने ढंग से कर लगाए, और ऊपर से उन्होंने ये तर्क दिया कि अभी प्रतिनिधित्व की सरकार की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है, यानी ये भारतीय लोग हैं वो जो है शासन व्यवस्था को नहीं संभाल सकते हैं। तो ये ब्रिटिश प्रतिक्रिया थी भारतीयों के प्रति। और वहीं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति इनकी धारणा क्या थी कि इन्हें नागरिक के रूप में नहीं देखा गया, ये इनको भी असमान माना गया। उनको तो इन्होंने नागरिक नहीं बल्कि आदिम ही माना, आदिम या बिल्कुल असभ्य माना है इनको। हालांकि भारतीय लोगों के प्रति भी इनकी ऐसी ही भावना थी, और इसके साथ ही ये तर्क दिया गया कि ये पिछड़े हुए आदि मानव है। उन्होंने इन अमेरिकी नागरिकों को, जो कि यहाँ के मूल निवासी थे, ऑस्ट्रेलियन नागरिक जो कि यहाँ के मूल निवासी थे, उनको उन्होंने आदिम मानव माना है, जिनकी कोई स्थानबद्ध कृषि नहीं थी, यानी वो घूम घूम कर कृषि करते थे, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, भविष्य के बारे में न तो ज़्यादा सोचते हैं न बचत करते हैं, उनके पास शहर नहीं थे, यानी उनके अनुसार कि वो अपने भविष्य के प्रति कुछ नहीं सोचते हैं, यानी जो आज का मिला उसे खा लिया, गुजारा कर लिया, फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर वो अपने भविष्य के बारे में उतना ही सोचते थे जितना उनको जीना था। और उनके अनुसार ये असभ्य थे, क्योंकि उनके पास शहरी सभ्यता नहीं थी, शहर नहीं थे, अर्थात उन्हें उचित तरीके से रहना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, उठना बैठना नहीं आता था, सभ्य तरीके से रहना नहीं आता था। इसलिए इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इन यूरोपीय लोगों ने जो है आदिम मानव की संज्ञा दी है, जो कि उनकी बराबरी में नहीं थे। और वे ये अमेरिका के लोग हैं, ये अफ्रीका में अमेरिकी मूल के जो दास भी रहते थे, इन्हीं ने पकड़कर खेतों में, खलिहानों में, बागानों में काम करने के लिए, ज़मीनें साफ करने के लिए इनको यहाँ अफ्रीका से लाया जाता था, इन दासों को खरीद कर, क्योंकि उस समय दास व्यापार होता था। और ऐसे में उन दासों के प्रति जो है उनकी क्या राय थी, देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित, और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी ये इनके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, इनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी नहीं थी, ये निजी तरीके से अपना जीवन किसी भी प्रकार से नहीं जी सकते थे, यानी कि जैसे एक पशु को कहीं पे भी बांध के रखा जा सकता, ठीक है, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा सकता था, बराबर नहीं माना गया। और तर्क ये था कि दास प्रथा उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है, यानी
ये हमने नहीं बल्कि ये पुरानी व्यवस्था है और हम इसी पुरानी व्यवस्था के रूप में इसको मान रहे हैं। और उनके अनुसार कि इन यूरोपीय लोगों ने ये माना कि काले लोग निकृष्ट हैं। निकृष्ट यानी घृणित जिन्हें माना जा सकता है, यानी वो गोरे थे और वो काले लोगों से घृणा करते थे और उनके अनुसार ये निकृष्ट है, यानी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। ये उनकी सोच थी और इस प्रकार से ये मूल निवासियों के प्रति ऐसी धारणाएं ये यूरोपवासी है वो रखते थे। तो ये था हमारा छोटा सा पॉइंट जिसमें हमने बदलाव की लहर को पढ़ा और साथ ही मूल निवासियों के प्रति यूरोपीय लोगों की क्या धारणा थी वो हमने एक शॉर्ट पॉइंट के रूप में इसको समझा। तो ये था आज का हमारा अध्ययन बिंदु और मैं आपसे आशा करती हूँ कि शायद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।